बस आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ये है। कौन है यार? अच्छा, गर्ल्स किसी और ने ज्वाइन करना है? ज़रा ग्रुप में पता करो। आप ग्रुप किधर है? मैम बट 2 गर्ल्स तो हैं, लेकिन उनको मैसेज किया, वो मैसेज शायद देख रही नहीं है। मैसेज किया मैं उनको। कॉल कर लें व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप है ना, कॉल कर लें। मैम मैं चेक करती हूँ। जी, चेक करें। जी। अच्छा, कल हमने देखा था गर्ल्स, मेरी आवाज़ में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना आपको? मतलब समझ तो आ रहा है ना? आई नो थोड़ा यस मैम, बिल्कुल बैड ठीक आ साउंड रही हो है। रहा है, पर फिर ठीक है। अच्छा, कल हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए थे, एलिमेंट्स देख लिए थे, कमेंट्स देख लिए, एडिटर देख लिए। मेन चीज़ें यही होती हैं, ठीक है? आगे डॉग टाइप, हेडिंग, पैराग्राफ्स, ये हमने पढ़े हुए हैं, लिंक्स भी पढ़े हुए हैं, इमेजेस पढ़ी हैं, सिमेंटिक टैग्स और एंटिटीज़ और सिंबल्स, ये 3 चीज़ें हमारी जो हैं वो थोड़ी न्यू हैं। हाँ, हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस जब हम पढ़ने जाएँगे तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। अच्छा, किसी का माइक ओपन है तो काइंडली वो क्लोज़ कर लें, क्योंकि थोड़ी वो, हाँ, लेकिन जब मैं कुछ पूछूँ तो काइंडली फिर ओपन कर दीजिए। आई एम सॉरी, मैंने ना स्क्रीन शेयर नहीं की। अच्छा, तो हम कल स्क्रीन शेयर हो रही है ना गर्ल्स? यस मैम, शेयर हो रही है। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे वो नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप अगर रिएक्ट, अक्सर होता है ना बंदा रिएक्ट कर देता है, तो रिएक्ट भी मुझे नज़र नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि जब मैं कहूँ तो तब माइक ओपन कर लीजिएगा, उससे पहले आप माइक क्लोज ही रखें तो दोनों के लिए बेटर होगा, क्योंकि मेरी भी आवाज़ ख़राब है तो सबको सुनाई देगा। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि हमने एडिटर देख लिया, कमेंट्स देख लिया, एलिमेंट्स देख लिए और एट्रीब्यूट्स देख लिए। ये 4 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट थी। बाकी डॉक टाइप, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक्स, इमेजेस, इन चारों से हम वाकिफ़ हैं। डॉक टाइप से नहीं है तो उसको देख लेते हैं, बाकी 4 चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं। सिमेंटिक एंटिटीज़ और सिंबल्स, इनको हम देख लेते हैं, इतनी बड़ी चीज़ कोई नहीं होगी रॉकेट साइंस ऑफ कोर्स। हाँ, इन 4 चीज़ों को हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हमें न्यू सीखने को मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इन चारों पे बेस हमें कुछ ना कुछ बनाना चाहिए प्रोजेक्ट, लेकिन उससे पहले हम सीएसएस की तरफ मूव करेंगे, ताकि हम कुछ जो भी बनाएं वो थोड़ा आई कैचिंग हो। आई कैचिंग से मुराद के हमें पता हो कि वो कैसा लग रहा है, ठीक है? तो आज जो हम मेन चीज़ सीखेंगे, हम वो ये सीखेंगे कि हम कैसे अपनी सीएसएस की फ़ाइल अलग बनाते हैं और मेन फ़ाइल कैसे होती है, सीएसएस फ़ाइल कैसी होती है, हम उसको कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और कैसे लिंक करते हैं, ठीक है? तो पहले हम डॉक टाइप्स देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन डॉक टाइप से नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, ठीक है? एचटीएमएल डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, यानी डीओसी जो है ना, उसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन is an instruction that appears at the beginning of an HTML document before the HTML tag. यानी HTML tag से भी पहले हम क्या बताते हैं? HTML doc type बताते हैं. Its primary role is to tell the web browser which version of HTML the page is written in, ensuring that the browser renders the content correctly. ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि आप HTML tag से भी पहले हम एक HTML का doc type बनाते हैं। वो क्या बताता है? वो डॉक टाइप ये बताता है कि हमारा जो HTML का वर्जन है ना, वो कौन सा है। अभी कल किसी ने क्लास में हमें बताया था कि हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, वो HTML का लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, ठीक है? तो अब हम ब्राउज़र को बता देते हैं कि हम HTML5 यूज़ करें, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें दिखाता है, ठीक है? अगर हम उसको बता देते हैं हम HTML4 यूज़ करें, तो वो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें दिखाता है। तो हम ब्राउज़र को बताने के लिए, मैंने कल भी बताया था कि हमारी HTML लैंग्वेज टोटली ब्राउज़र से बात कर रही होती है, तो वो ज़रूरी होता है कि ब्राउज़र और HTML के अंदर कंपैटिबिलिटी रहे।
कुछ ऐसा ना हो जो ब्राउज़र रीड ना कर सके और रेंडर ना हो। It is not an HTML tag, but rather a specific instruction that specifies how the browser should इंटरप्रेट द HTML। वो कहते हैं ये कोई स्पेसिफिक टैग नहीं है, यानी आप डॉक टाइप नहीं भी बताओगे तो आपका पेज रेंडर होगा, लेकिन ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ज़रूर है किसी भी ब्राउज़र के लिए, ठीक है, जो कि ये बताती है कि HTML कौन सी यूज़ हो रही है, ब्राउज़र को ये बताती है। इट इज़ रिकमेंडेड टू ऑलवेज यूज़ डॉक टाइप का ये टैग इस तरह से होता है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन की, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, फिर डॉक टाइप कैपिटल लेटर्स में होता है, फिर HTML होता है और फिर टैग क्लोज हो जाता है, यानी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। एट द टॉप ऑफ योर HTML फाइल फॉर HTML5, ठीक है, HTML5 के लिए हम ऐसे लिख देते हैं जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और अगर डॉक टाइप सिर्फ HTML के बगैर लिखें इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, डॉक टाइप जो कैपिटल में लिखा है तो आप अगर इसको स्मॉल भी लिखेंगे तो ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है, इसका कोई इशू नहीं होगा। हाउ HTML डॉक टाइप टेल्स द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ द HTML इट इज़। वो कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, तो वो कहते हैं कि जो हमने टैग यूज़ किया है, डिक्लेरेशन डजंट डायरेक्टली स्पेसिफाई विच वर्जन ऑफ HTML इज बीइंग यूज्ड like HTML5 or HTML4, but rather it tells the browser to use a specific rendering mode. It helps the browser determine how it should interpret the content. There are two main modes, standard mode and Queric mode. वो कह रहे हैं कि दो तरीके हैं, कोई डायरेक्टली वे नहीं है इस डॉक टाइप का कि वो ब्राउज़र से डायरेक्टली कम्युनिकेट करके बताएगा कि हमको उसको कौन से मोड पे ऑन होना है। बेसिकली दो मोड पे ब्राउज़र ओपन हो सकता है, दो, जो कि एक स्टैंडर्ड मोड है और एक क्यूरिक मोड है। अब स्टैंडर्ड मोड का द ब्राउज़र विल रेंडर द पेज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वेब स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वो कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड मोड होता है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो हो सकता है, स्टैंडर्ड एक ओल्ड स्टैंडर्ड सेट हो सकता है, हमेशा न्यू स्टैंडर्ड को हम स्टैंडर्ड सेट कर दें, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है ब्राउज़र पेज को रेंडर करेगा। रेंडर का मतलब होता है लोड करना और उसको डिस्प्ले करना, ठीक है। Queric mode, the browser will render the page in a backwards compatible manner, emulating older web behavior to handle legacy, sorry। तो वो कह रहे हैं कि क्विरिक मोड ऐसा होता है कि जिसमें ब्राउजर ट्राई करता है कि वो ओल्ड वर्जन में, ओल्ड कंपैटिबिलिटी में पेज को रेंडर करे, ताकि जो उसका जो बिहेवियर है, वेबसाइट का बिहेवियर है, इमुलेटिंग ओल्डर बिहेवियर टू हैंडल द लेगेसी कंटेंट, जो कंटेंट है उसकी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए वो ओल्ड जो स्टैंडर्ड होते हैं उनको भी रेंडर करने की कोशिश करता है, ताकि पेज मेंटेन रहे। हर पॉसिबल कोशिश करता है कि पेज जो है वो आपका ब्रेक ना हो। एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग डॉक टाइप इन HTML5, HTML5 में हम इस तरह से यूज करते हैं, विच ट्रिगर स्टैंडर्ड मोड एंड टेल्स द ब्राउजर टू यूज HTML5 स्पेसिफिकेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर आप सिर्फ इस तरह लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि आप HTML5 यूज कर रहे हैं। वट हैपन्स विदाउट दिस, अगर ये हम यूज नहीं करते तो इसके बगैर क्या होगा। Without type HTML, your HTML code can still run, but it may face several significant drawbacks. Query mode activation, यानी अगर आपने ये नहीं लगाया तो उसका मतलब है कि ब्राउजर को लग रहा है कि ये हो सकता है ये स्टैंडर्ड मोड पे काम ना करे, या इसका स्टैंडर्ड मोड ऑन नहीं हुआ, ठीक है, हमारे कोड का। तो वो क्या होगा, उसका क्यूरिक जो मोड है वो ऑन हो जाएगा, वो बैकवर्ड चीज़ों को ऑन कर सकता है। द ब्राउजर में स्विच टू द क्यूरिक मोड लीडिंग टू आउटडेटेड behavior that cause inconsistent rendering compared to the standards मोड, ठीक है। जो स्टैंडर्ड मोड है उसकी निस्बत जो रेंडरिंग होगी वो अच्छी नहीं होगी, वो टाइम टेकिंग होगी, आउटडेटेड होगी। rendering issues, CSS properties like box sizing, margins and width may be interpreted differently, causing layouts problems and misaligned elements that are difficult to debug। वो कहते हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड मोड सेट नहीं किया उसका, तो वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स आप CSS यूज़ करोगे, ऑफ कोर्स आप JS यूज़ करोगे, और आपने सारी चीज़ें मॉडर्न लिहाज से की हुई होंगी। और जब मॉडर्न लिहाज से की होंगी, लेकिन आपने मॉडर्न उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो करंट स्टैंडर्ड है, या स्टैंडर्ड जो है जो भी अभी करंट HTML चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट बनी हुई है, लेकिन आपने नहीं बताया, डॉक टाइप आपने नहीं बताई, तो उसमें क्या इशू आएगा कि वो पुरानी चीज़ों को रेंडर करने की कोशिश करेगा।
अब वो कन्फ्लिक्ट आ सकता है कि वो जो हमारा सीएसएस लिखा है वो न्यू एचटीएमएल के हिसाब से लिखा हो, क्योंकि लेकिन ये तो क्यूरिक मोड पे चला गया हमारा ब्राउजर। तो अब वो क्या करेगा, वो पुरानी चीज़ों को, आउटडेटेड बिहेवियर्स को रेंडर करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारी लिखी हुई सीएसएस या जावास्क्रिप्ट के साथ रन नहीं होगा। जब रन नहीं होगा तो हमें डिफरेंट चीज़ों में प्रॉब्लम नज़र आएगी। बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो पुरानी एचटीएमएल के साथ नहीं कंपैटिबल, वो न्यू सिर्फ एचटीएमएल के साथ रन हो सकते हैं। तो हमें हो सकता है डिव्स के साइज में डिफरेंस नजर आए, हो सकता है शेडो में डिफरेंस नजर आए। देखो मार्जिन विड्थ वगैरह डिस्टर्ब हो सकती हैं, पैडिंग डिस्टर्ब हो सकती है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो चीज़ें हमें कब नजर आएंगी, जब हमने ये डॉक टाइप नहीं लिखा होगा। वैसे तो ये कह रहा कि पेज ब्रेक नहीं होगा, लेकिन आपकी इनकंसिस्टेंट रेंडरिंग हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी डिजाइन में। हो सकता है एक ब्राउज़र पे ना हो, लेकिन दूसरे ब्राउज़र पे हो सकता है, तीसरे ब्राउज़र पे हो सकता है। हर ब्राउज़र डिफरेंट है ना। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सफारी में मेरे फ्रेंड है, उसकी जो वेबसाइट थी वो नहीं रन हो रही थी, ठीक है। उसके जो उसे क्या कहते हैं, हाँ, वर्ड भूल गया, रिस्पॉन्सिवनेस, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस खराब थी उस पे। तो फिर बाकी ब्राउज़र्स पे तो ठीक थी, लेकिन उस पे खराब थी, तो फिर उनको सेट करना पड़ा उस पे। क्यों खराब थी? क्योंकि ऑफ कोर्स वो एडजस्ट नहीं हो रही थी उस ब्राउज़र के साथ, वहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा होगा, तो फिर वो सेट करना पड़ता है आपको। तो इस चीज़ के लिए हम इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड मोड ही यूज़ करें, ताकि हर जो ब्राउज़र है हम उसके साथ कंपैटिबल हो जाएँ। क्रॉस ब्राउज़र इनकंसिस्टेंसीज़, डिफरेंट ब्राउज़र माइट रेंडर, ये देखो सेम वही चीज़ जो मैंने अभी-अभी आपको बताई कि क्रॉस ब्राउज़र्स का मतलब होता है कि डिफरेंट ब्राउज़र्स हम यूज़ करें, चाहे वो एज हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या क्रोम हो, या फिर सफारी हो गया, मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है? ओपेरा हो गया, और भी जितने भी ब्राउज़र हैं, ठीक है? और अनियन ब्राउज़र हो गया, जितने भी ब्राउज़र हैं, उन पे क्या होता है कि क्रॉस ब्राउज़र इनकंसिस्टेंसीज़ हो सकती हैं। Different browsers might render the page differently in the querying mode, making it hard to achieve cross-browser consistency, यानी responsiveness, ठीक है। CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने अभी बताया कि हो सकता है मॉडर्न फीचर्स लाइक फ्लैक्सबॉक्स, ग्रिड एंड सर्टन जावास्क्रिप्ट मेथड्स, ठीक है। ये जो फ्लैक्सबॉक्स और ग्रिड है ना, ये CSS के फीचर्स हैं, और जावास्क्रिप्ट मेथड्स में नॉट वर्क करेक्टली कॉजिंग कंपैटिबिलिटी इश्यूज, ये भी मैंने आपको बताया है। Unpredictable behavior without doc type rendering becomes unpredictable, making debugging more challenging and leading to unpredictable पेज बिहेवियर व्हेन एडिंग न्यू फीचर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे सिंपल हमें जो मतलब समझ आ रहा है वो यही समझ आ रहा है कि HTML डॉक टाइप जो है वो डालना बहुत ज़रूरी है। वो हमें बहुत से सिविरल इश्यूज देखने को मिलेंगे जिसकी डिबगिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि अगर वर्जन HTML है तो उसके लिए हम डॉक टाइप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और अगर HTML 4.101 स्ट्रिक्ट अगर हमने करना हो कि हमारा 4.01 ही है, ठीक है। अब देखो 5 के साथ हमने 5.01, 5.02, 5.3 इस तरह नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर 5. HTML5 इवॉल्व हो रही है, उसके और वर्जन आ रहा है, तो हम हमारी जो वेबसाइट है उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके साथ कंपैटिबल होगी। लेकिन जैसे 4.01 कर दिए तो ये स्ट्रिक्ट कर दिए, तो स्ट्रिक्ट करने के लिए उन्होंने क्या कि HTML डॉक टाइप लिखेंगे, फिर पब्लिक लिखेंगे, और फिर इस तरह की कुछ आप उसको देंगे, URL देंगे। और ट्रांजिशनल अगर रखनी है तो उसके लिए थोड़ा अलग सा होगा, लिंक देना पड़ेगा। फ्रेम सेट करना हो तो उसका अलग से उन्होंने दिया हुआ है URL। तो मतलब डिफरेंट तरीकों से हम डॉक टाइप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर XHTML में चले जाते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। Best practice when using doc type. Always declare doc type. Always start an HTML document with a doc type declaration to ensure that the browser knows how to correctly render the page. Use HTML5 doc type for new websites. For all new projects, use the HTML5 doc type as it is the most current and widely supported standard. Validate your HTML. Use the W3C validation सर्विस टू चेक। देखो W3C हर एक में यूज होगा। देखो W3 यहाँ पे है, यहाँ पे W3C है, यहाँ पे W3C है। ये आई थिंक इसका कोई जिसने बनाई है एक्चुअल साइट शायद वो है। Services to check if your HTML document adheres to the standard specified by the document. कंक्लूजन क्या निकला कि
Doc type declaration is a critical part of the every HTML document. It ensures that browsers render your page using standard mode, avoiding unpredictable behaviors and maintaining consistency across all modern browsers. With 100% browser support, the HTML5 doc type HTML is simple, effective and essential for building reliable home pages. ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स क्या हमारा निकला कि हमारे लिए डॉक टाइप सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत सी सिविल इश्यूज का सामना कर सकते हैं. नाउ वी शुड मूव टूवर्ड्स द आर प्रोजेक्ट. ठीक है, ये रहा VS कोड. स्क्रीन शेयर हो रही है ना गर्ल्स? यस मैम. यस मैम, शेयर हो. हाँ, शुक्र है मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. ओके, ओपन करते हैं न्यू फोल्डर. अच्छा जी, ब्लैक मोड पे किसी को इश्यू तो नहीं है? सबको नज़र तो आ रहा है ना, विजिबल है? थोड़ा मैं जूम इन कर लेती हूँ. अब ठीक है ना? यस मैम. किसी की आई सेट वीक है तो बता दो, मैं थोड़ा और मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे ख्याल में ये काफ़ी है. काफ़ी है ना? यस मैम. यस मैम, सही. हाँ, अपने अपने लैपटॉप्स पे देखना ना, मोबाइल पे देखोगे तो ऑलरेडी आई सेट वीक है आप लोग, मतलब आई सेट वीक हो जाएगी, इतना नज़र नहीं आता. अच्छा, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ठीक हो गया. सॉरी गर्ल्स, मुझे ये याद ही नहीं रहा आप लोगों से पूछना कि आप लोगों ने कल प्रैक्टिस किया तो क्या नया सर्च किया. चलो जल्दी से बताओ ताकि हम फिर मूव करें प्रैक्टिकल की तरफ. मैम, जो आपने पुराना पढ़ाया था मैंने वही बस कोडिंग की है, नया कुछ भी नहीं किया अभी. और किसी ने? मैम ये एच रीफ का जो एट्रीब्यूट था, इसको जब हम लोग एंकर के अंदर डाल रहे थे ना, तो इसमें ये था कि जो हमारा लिंक है ना वो मिड में मेरा आ रहा था, तो जब मैंने उसको अलाइन करने की कोशिश की तो वो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग CSS जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे थे, और वो लिखा हुआ था कि जो ए हमारे पास टैग है ना वो इनलाइन एलिमेंट है. तो उस वजह से फिर मैंने उसके अंदर जब स्टाइलिंग करी है तो फिर मैंने उसके अंदर यूज किया था डिस्प्ले, फिर कॉलन और ब्लॉक यूज किया था. तो फिर ये एज अ ब्लॉक एलिमेंट इसने बिहेव किया था, और मेरा जो टेक्स्ट था वो अलाइन हो गया था लेफ्ट की साइड पे. सही पकड़ा कि हमारा जो ए टैग है वो इनलाइन एलिमेंट है, जहाँ पे लिखोगे उसके आगे ही आएगा. उसको फिर तो उसको ब्लॉक बनाना पड़ता है, उसमें CSS यूज करनी पड़ती है. वेरी गुड, आपने CSS को इस्तेमाल किया. और कोई बताए मुझे किसने क्या नया सीखा? उसके अलावा कुछ सीखा सोबिया? नो मैम, उसके अलावा बस ID एट्रीब्यूट की प्रैक्टिस की थी, उसको सही तरह देखा था. अच्छा, लाइबा नहीं है? खैरियत? स्कूल भी मैम वो कहीं कॉलेज पे भी गई आई? नहीं है. क्या हुआ? यस मैम, वो कहीं गई नहीं है, कहीं गई नहीं है वो, इस वजह से कॉलेज में नहीं आई थी. ओके. और मिशा, आपने कुछ नया किया?
ओल्ड ही बता दें, रिवीजन हो जाएगी। मैम मैंने बस एट्रीब्यूट्स को प्रैक्टिस किया था, टाइटल एट्रीब्यूट्स, और इसके बाद मैंने इमेजेस को ऐड किया था बीच में, ये सब प्रैक्टिस किया आज। ओके, और मलाइका ने? मैम मैंने टैग्स देखे थे 2-3, और अंडरलाइन के लिए हम यू का टैग यूज करते हैं, बोल्ड के लिए बी का करते हैं, और हमने एक और देखा था, और इमेज वाले की प्रैक्टिस की थी, वो मैं कोड ग्रुप में शेयर करूंगी। अभी वो लैपटॉप की चार्जिंग खत्म है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, शेयर करना लेस इम्पोर्टेंट है, यस ठीक है? प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलो, अभी मुझे सब ये बताओ कि किसको क्या प्रैक्टिस करते वक़्त सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मतलब इमेज प्रैक्टिस करते वक़्त ज़्यादा मज़ा आया, आईडीज़ प्रैक्टिस करते वक़्त ज़्यादा मज़ा आया, या एट्रिब्यूट्स प्रैक्टिस करते वक़्त ज़्यादा मज़ा आया? कोई चीज़ होती है ना जिसमें बंदा कहता है ये चीज़ अच्छी है, ये मज़ा आ जाता है करके। मैम सबसे ज्यादा मजा इमेज में आता है जब इमेज का लिंक डाल देते हैं। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट फ़ील होती है। ऐसे ही है? यस मैम। सही। सोबिया को किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मैम जब स्टाइलिंग वगैरह की, मैंने कलरिंग वगैरह की, तो वो मुझे अच्छा लगा यानी अपने सीएसएस में काम। मज़ा आया आपको? यस मैम। हुँ। और मिशा को? मैम मुझे भी इमेजेस और एट्रीब्यूट्स में मजा आया था। वैसे टाइटल एट्रीब्यूट मज़े का था। मुझे कल बड़ा इंटरेस्ट हुआ उस टाइटल एट्रीब्यूट से खेलने का। इमेज के ऊपर डाल के सब देखना, ठीक है? यस मैम। हाँ, देखना कैसे होता है। और मलाइका को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ? मज़ा आया करते वक़्त? मैम जब हम कोड लिखते हैं और फिर जब उसे रन करते हैं और सब चीजें सही रन हो जाती हैं तो फिर बहुत खुशी होती है। तो सही कहा है, तब तो होती है। नो डाउट तब तो होती है। खैर, चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करने दो। ओके, अब मैंने कल बताया था कि हम फाइल्स बनाते हैं, ठीक है? तो जो हमारी पहली फाइल होती है उसका नाम हमेशा हमने इंडेक्स ही रखना है, क्योंकि हमारा ब्राउज़र इंडेक्स को रीड करता है। अच्छा, इंडेक्स को मैं रीड करने के लिए क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट लाइव करते हैं, अभी तो हम लोकल पे काम कर रहे हैं ना, इसको हम लोकल काम करते हैं। जो आपके कंप्यूटर तक महदूद होता है, जो आपका दूसरा दोस्त उस चीज़ को ओपन नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, उसको हम कहते हैं लोकल। अपने सिस्टम तक सिर्फ महदूद रहना। लेकिन जब हम दूसरे सिस्टम्स पे को एक्सेस करते हैं थ्रू इंटरनेट, जब एक्सेस करते हैं इसका मतलब वो लाइव होगी ये साइट। तो लाइव भी हम इंशाल्लाह करना सीखेंगे। तो सब तो वहाँ पे जब लाइव करते हैं तो वो चीज़ जो है सबसे पहले जो फाइल देखता है वो इंडेक्स फाइल को ढूंढता है हर जगह। और इंडेक्स फाइल हमेशा 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 हमारे मेन फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, यानी सब फोल्डर्स में नहीं होनी चाहिए। मेन फोल्डर और सब फोल्डर का फर्क पता है सबको? यस और नो में बोलो। पता है तो बताओ, बताओ, नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करूं। मैम सवाल दोबारा कर दें। मेन फोल्डर और सब फोल्डर्स का फर्क पता है? समझ आया सवाल? मैम मेन फोल्डर और सब फोल्डर का हाँ हाँ, मेन फोल्डर और सब फोल्डर्स। देखो, आपको पता है ना 404 नोट फाउंडर्स, मैंने एक फोल्डर बनाया था अभी आपके सामने। स्क्रीन शेयर हो रही थी ना? यस मैम। यस मैम, और इसके अंदर जो हम फोल्डर्स बनाते हैं वो आई थिंक तो सब फोल्डर्स होते हैं। जी, जिसमें आप काम कर रहे हो ना, अगर मैं इसके अंदर काम करूंगी ये मेरा मेन फोल्डर हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर मैं फोल्डर्स बनाऊंगी तो वो मेरे सब फोल्डर्स होंगे, ठीक है? अब जब मैं इसके अंदर ठीक है फोल्डर मैम। बनाऊंगी, और मैं बनाऊंगी क्यों बनाऊंगी? क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे सीएसएस के लिए फोल्डर चाहिए होगा, मुझे जेएस के लिए फोल्डर चाहिए होगा, ठीक है? मुझे और फाइल्स बनाने के लिए फोल्डर चाहिए होंगे, लेकिन मेरी इंडेक्स फाइल हमेशा इस फोल्डर में रहेगी।
ठीक है, इस 404 वाले में, फर्दर में नहीं जाएगी। लेट्स सपोज मुझे इमेजेस रखनी है, तो उसके लिए मुझे इमेजेस का बनाना है फोल्डर। मुझे CSS फाइल्स रखनी है, तो मुझे CSS का फोल्डर बनाना है। ठीक है, सॉरी, इमेजेस के अंदर CSS का फोल्डर बन गया, जबकि मुझे इमेज के अंदर नहीं चाहिए, मुझे मेन के अंदर चाहिए। गलत हो रहा है। हाँ, अब ठीक है। तो अभी CSS का फोल्डर बन गया। अगर जब हम JS पे काम करेंगे, सपोज बना भी लेते हैं, अब देखो ये फिर इसके अंदर बना रहा है, हमें इसके अंदर नहीं बनाना, हमें बाहर बनाना है। यहाँ पे मैंने JS का फोल्डर बनाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई फाइल बनाऊंगी, कोई भी और फाइल, ठीक है, तो वो मैं किसी और फोल्डर में रख सकती हूँ। लेकिन मेरी जो मेन फाइल होती है, जिसके थ्रू हम बाकी पेजेस को एक्सेस करेंगे, वो होती है इंडेक्स फाइल, मेन फाइल, होम फाइल। ठीक है, उसको मैंने हमेशा इस फाइल में, यानी सब फोल्डर्स में, CSS, इमेजेस, JS मेरे सब फोल्डर्स है, इनमें नहीं रखना, बल्कि 404 नोट फाउंडर्स वाले में रखना है। अब मुझे बनानी है एक फाइल जिसका नाम होगा index.html। ठीक है, इसको इंटर प्रेस करो। सॉरी, ये मेरी बन गई है CSS के अंदर, मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा। CSS फोल्डर के अंदर मुझे नहीं चाहिए यार, क्या हो गया। मैम लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है? लेट मी चेक। जी हो रही है। ओके मैम। सॉरी, अब फिर मैंने चेक करने की तो खराब हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ index.html। ठीक है, ये हमारे पास आ गया HTML फाइल। अब हम CSS के अंदर बनाएंगे स्टाइल की फाइल, जिसका हम नाम रखेंगे style.css। अच्छा, CSS फाइल का कोई भी नाम दे सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं है कि स्टाइल है या कोई और है, लेकिन मेन फाइल के लिए जरूरी है कि आपका नाम इंडेक्स होना चाहिए, फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डॉक टाइप होना चाहिए, उसके बाद HTML होना चाहिए। अभी पढ़ के है ना, डॉक टाइप इज टू मच नेसेसरी फॉर अस। ठीक है, यस मैम। तो हम बॉयलर प्लेट यूज करेंगे। VS कोड यूज करने का स्मार्ट तरीका ये है कि हम जो है ना, बड़ी मजे से क्या करते हैं, चीजें शॉर्टकट करते जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हमें डाउनलोड्स करने की ऑप्शन देता है, जिससे हमारा काम स्पीडी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इंटर प्लस एक्सप्लेनेशन मार्क्स इंटर करूंगी, तो मेरी ये ओपन हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं अगर ऐसे करूंगी ना, तो देखो पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट आ गया। ठीक है, मुझे कितना ज्यादा कोड नहीं करना पड़ा, ऐसा ही है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इसको करने का एक और तरीका ये भी है कि आप सिर्फ HTML लिखो। तो आप देखो, HTML लिखने के बाद आपको HTML के वर्जन दिखाई दे रहे हैं। एक सिंपल HTML है, एक HTML5 और एक HTML XML है, जो हमने अभी अभी देख के आए हैं ना। HTML के काफी वर्जन नजर आ रहे थे। यस मैम। यस मैम। एक मिनट, दोबारा मैं खोल के दिखा देती हूँ। ये चीज हमने देखी ना अभी अभी। ठीक है, ये HTML XML HTML है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, HTML5 को पे जाएंगे, इस पे HTML5 पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, तो वही चीज हमें मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से, या अप्रॉक्सिमेटली ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल दें, तो उससे भी आपका बॉयलर प्लेट आ जाता है, या HTML लिखें और HTML5 पे क्लिक करें तो आपके पास बॉयलर प्लेट आ जाता है। अब जरा इसको देख लेते हैं, ये क्या है। ये वही है जिसे अभी अभी हमने रीड किया, डॉक टाइप HTML, जो कि हमारे स्टैंडर्ड को शो करेगा कि जो करंट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा पेज रेंडर होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। HTML टैग हमारा मेन टैग है, जिसके अंदर हमारे बाकी टैग्स रहेंगे, जिसको ये मेन टैग है, और बाकी टैग्स जो है हमारे नेस्टेड टैग्स हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज का हमने पढ़ा था, तो ये इंग्लिश को ही अपनी जैसे हम कहते हैं ना, हमारी मदर टंग जो है वो उर्दू है या पंजाबी है, तो इसकी मदर टंग जो है वो हमेशा इंग्लिश होती है। बाद में कोई चेंज करे तो वो उसकी मर्जी। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सेट है, नेम है, कंटेंट है, और मेटा टैग्स है। मेटा टैग्स के बारे में हम आज देखेंगे, और टाइटल के बारे में हमने देखा हुआ। ठीक है, तो हम मेटा टैग्स को पहले देख लेते हैं आज।
अच्छा, HTML meta tags in HTML is an element that provides metadata about the HTML document. Metadata is the data that describes other data, and in this case, it helps search engines and browsers understand how to handle or display content. The meta tag does not appear directly on the website, but it provides information to search engine browsers and other services that interact with the पेज. अच्छा, अगर आपने HTML फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अगर पढ़ी हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा हमें हमेशा मेटा डाटा पूछा जाता था और हम एक ही डेफिनेशन रटी रटाई कहते हैं, मेटा डाटा इज द डेटा अबाउट डेटा, ऐसे ही कहते हैं ना? यस मैम। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द डेटा अबाउट डेटा. ठीक है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ. मैंने अभी अभी कुछ सर्च किया था कि मेटा टैग्स इन HTML. मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास ये तो AI का जवाब आया, लेकिन उसके बाद कुछ वेबसाइट शो हुई. अब वेबसाइट में आप देखो, ये तो हेडिंग आ गई, ये कहाँ से आ रही है? अच्छा, इसके ऊपर होवर करो तो आपको शायद, अब ये चीज है, ये मेटा टैग डाटा है. ठीक है, ये भी मेटा डाटा से आ रहा है, ये भी, ये तो हर वेबसाइट का नेम है और ये वेबसाइट का लिंक है, लेकिन ये आगे इसका मेटा डाटा आपको शो हो रहा है, ये सारा डाटा है. अब ये मेटा डाटा कैसे है? ये डाटा अबाउट डाटा कैसे है? यानी जो आपने सर्च किया वो आपका डाटा था, उससे रिलेटेड क्या क्या डाटा आया वो आपको इधर मेटा टैग्स में शो हो रहा है. ये सारे मेटा टैग्स हैं. ठीक है, ये भी मेटा टैग है, HTML मेटा डाटा. ये जो नीचे नजर आ रहा है ये भी सारा मेटा डाटा है. और यहाँ पे भी ये भी मेटा डाटा है, ये भी मेटा डाटा है. ठीक है, ये कुछ एक्सटेंट आपको बताता है. अब ये आप वेबसाइट खोले बगैर चेक कर लेते हो इसमें किस चीज के बारे में बात हुई है. होता है ना, अक्सर हम जब सर्च करने बैठते हैं ऐसा होता है ना गर्ल्स, कि हम Yes, यहाँ से ma'am. यहाँ ऊपर से पढ़ते हैं, फिर हम ये पढ़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं इसमें कुछ खास नहीं होगा, फिर नेक्स्ट पे चल जाते हैं, या फिर हमें लगता है इसमें बहुत खास है, फिर हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं. यानी हमें हर वेबसाइट खोल के देखने की जरूरत नहीं है, हम उसके मेटा डाटा से गैस कर देते हैं कि उस वेबसाइट में कैसा डाटा है. जो मेन डेटा है उस डेटा के बारे में, यानी पूरा पेज. अब हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये पूरा पेज है ना, इस पूरे पेज में क्या लिखा है वो हमें इस छोटी सी जगह से, यानी ये मेटा डाटा है, इस पूरे पेज में मेटा डाटा के बारे में क्या बताया गया है, ये पूरा डाटा के बारे में हमें ये छोटी सी लाइन बता देती है. ये वो डेटा है जो इस डाटा के बारे में बताता है. सो दिस डाटा इज अबाउट दिस डाटा. अब समझ आई मेटा डाटा? यस मैम. ठीक है, अब देखो हमने ये वाली वेबसाइट ओपन ऑलरेडी कर रखी है, हमें दिख रहा है HTML. हो सकता है ये कंटेंट कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट में किसी पेज पे कहीं पे नजर आए, लाजमी नहीं ये टॉप पे हो, लाजमी नहीं ये बॉटम में हो सकता है कहीं पे भी ये चीज पाई जाए. ठीक है, अब कह रहे हैं HTML मेटा टैग. अच्छा, एक और चीज करते हैं, मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी कर रही हूँ. अच्छा, आप अभी अभी हमने पढ़ा ना मेटा डाटा, डेटा अबाउट डेटा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेटा टैग्स नजर नहीं आ रहे गर्ल्स? यस मैम. ठीक है, और अभी अभी देखो हमने यहाँ पे देखो, ये हमारा टाइटल नहीं है ना, जॉब टाइटल है ना. अब यहाँ पे देखो, यस मैम. यहाँ पे गौर से देखना. ये नहीं, ये तो साइट नेम है. अच्छा, साइट नेम क्या है? गीक्स फॉर गीक्स. ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, ये मेटा डाटा है. डाटा है जिसमें प्रॉपर्टी हमारी है साइट नेम और कंटेंट है गीक्स फॉर गीक्स. अब देखो ये हमारा है गीक्स फॉर गीक्स, नजर आ रहा है साइट नेम. यस मैम. ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझो, आज बड़े मजे का मुझे टॉपिक मिल गया है. उसके बाद हमें इमेज शो होनी चाहिए जो कि ये वाली है. ठीक है, इस इमेज को जरा हम उठाते हैं, इस लिंक को, और देखते हैं ये इमेज कौन सी है. इसको जरा आज पोस्टमार्टम करते हैं. क्रोम की है. अच्छा, आपको URL नजर आना चाहिए, ये वाला.
http www.geeksforgeeks.org html meta tag, ठीक है, ये वाली URL हमें शो होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है HTML meta tag, हो रहा है ना गर्ल्स? यस मैम। देखो ये, और ये देखो हमने लिखा हुआ कहाँ पे है, सॉरी, ये देखो ये हेड का टैग यूज हो रहा है, और हेड का टैग क्लोज कहाँ पे हो रहा है जाके, बहुत नीचे जाके शायद कहीं, ठीक है, ये लिंक्स हैं, यानी हम इतना कुछ हेड के टैग में डालते हैं। नजर आ रहा है गर्ल्स कि अभी तक हेड का टैग क्लोज नहीं, ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो मेटा टैग्स हम कहाँ डालते हैं? हेड टैग के अंदर। आ रही समझ? यस मैम। और क्यों यूज हो रहे हैं ये भी यस समझ आ रही है मैम। कि हम SEO के लिए यूज करते हैं। SEO पता है ना, हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है, और उसका डाटा अबाउट डाटा हम ऐसे दिखाते हैं, डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, और हमने ये तो देख ली कि वेब टेक्नोलॉजीज, इसमें आर्टिकल है, टैग है, HTML टैग्स हैं, टाइप आर्टिकल। अच्छा, इसकी अब लैंग्वेज देखो तो ये बता रहा है कि US इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, और पब्लिश टाइम भी बता रहा है, मॉडिफाइड टाइम भी बता रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, कहीं शो हो रहा होगा लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं शायद। इस पे क्लिक करने से क्या आएगा? दिस इज समथिंग डिफरेंट। 12 जुलाई 2025, ये कहाँ से आ रहा है? इसको देखते हैं जरा। जुलाई, ये देखो 12 जुलाई 2025, ये डेट हमें नजर आई है ना वहां पे, और वो क्या है? मॉडिफाइड टाइम। जुलाई किसको कहते हैं? 7 को ना, 7th मंथ होता है, यस मैम। ठीक है। ये अपडेटेड या मॉडिफाइड दोनों सेम चीज़ हैं, तो दोनों के लिए सेम वो चीज़ चूज हुई है। अच्छा, URL जो है ये कुछ और चीज़ का है, सिक्योर URL है, डिस्क्रिप्शन, यूर ऑल इन वन लर्निंग पोर्टल गीक्स कम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म। लेट्स सी, यही वाली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखी हुई, ये गीक्स फॉर गीक्स के लिए। यहाँ पे भी वही डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है। जब आप सिर्फ गीक्स फॉर गीक्स सर्च करोगे ना, फिर शायद ये वाली डिस्क्रिप्शन शो हो। हम सिर्फ गीक्स फॉर गीक्स भी करके देख लेते हैं, शक में क्यों रहना। नहीं, ये तो डायरेक्ट साइट ओपन होगी। HTML को हटाते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है किसी को वही चीज जो हमने अभी देखी? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज नजर आ रही है, यूर ऑल इन वन लर्निंग पोर्टल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है यूर ऑल इन वन लर्निंग गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है, ORG डिस्क्रिप्शन, ये हर लिहाज से चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे, सॉरी, ये तो पाइथन ट्यूटोरियल है, ओके। और देखें और हमें क्या मिलता है, आज इंस्पेक्ट करो। यहाँ पे टाइटल आ गया, ठीक है। ये टाइटल जो है ये डायनामिक है, ये हर बार टाइटल चेंज होगा, ठीक है। अगर HTML डॉक टाइप है, देखो टाइटल चेंज है, सेम वेबसाइट है लेकिन टाइटल चेंज है। यहाँ पे डॉक टाइप है, यहाँ HTML ट्यूटोरियल है, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, लेकिन क्या है? सेम वही चीज है। अच्छा, यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक है, रोल बैक है, ये भी स्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये जितनी भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर है सारा कुछ, ये जावास्क्रिप्ट है। अब ये देखो, ये जावास्क्रिप्ट के हिसाब से चीजें चेंज होंगी, URL चेंज होगा, लोगो चेंज होगा, डिस्क्रिप्शन चेंज होगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये वाली है,
ऊपर डिस्क्रिप्शन कुछ और होगी, ठीक है। मैम ये तो सारी फ्रंट एंड कोडिंग है ना, तो इसकी बैक एंड कहाँ है? बैक एंड नजर नहीं आती आपको, बैक एंड आपको कभी नजर नहीं आती, वो बैक एंड डेवलपर जानता है और वो खुद ही, ठीक है, वो ओके आपको मैम। नजर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं खुद भी बैक एंड डेवलपर हूँ तो मुझे ये बात अच्छे से ही पता है। ठीक है गाइस, मेटा डाटा के बारे में तो आज के बाद मेरे ख्याल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप सबको, ठीक है। ये थोड़ा हम चीज़ें देख लेते हैं कि नेम क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ये हम कब और क्यों यूज़ करते हैं, ये थोड़ा चैट जीपीटी कर लेते हैं। बस तो मेटा डाटा को हम अच्छे से देख लिया, बल्कि ये है ना हमारा खुला हुआ है, इसको देखते हैं। ओके, ये हमारे पास खुला हुआ है। डेटा अबाउट डेटा हमने पढ़ लिया। द मेटा टैग्स डज नॉट अपीयर डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, ठीक है, ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे। क्यों क्यों नजर नहीं आएंगे जी? बट इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू सर्च इंजन्स, ब्राउजर्स एंड अदर सर्विसेज दैट इंटरैक्ट विद द पेज, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो डाटा जो मेटा टैग्स में हो सकता है आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट ना करता हो। क्यों? क्योंकि वो डाटा जो है वो आपकी वेबसाइट के बारे में बताता है, वो ये नहीं बताता कि एग्जैक्ट ये कंटेंट अंदर है, ठीक है। हो तो सकता है लेकिन लाजमी नहीं है कि वो है। क्लियर? फिर कहने कि मेटा का यस जो मैम। सिंटैक्स होता है वो मेटा टैग स्टार्ट होता है, फिर क्लोज होता है, उसके अंदर एक नेम होता है जिसमें नेम ऑफ द मेटा टैग, ठीक है। अब नेम ऑफ द मेटा टैग, अब जरा हम यहाँ पे देख लें तो हमारा जो नेम है उसके अंदर व्यू पोर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेटा टैग ये कौन सा है? व्यू पोर्ट है। इसको क्यों, फिर दूसरा होता है कंटेंट, वैल्यू ऑफ द मेटा टैग। अब एक नेम होगा और एक कंटेंट, हमेशा नेम और कंटेंट होगा। अगर याद हो तो इसमें ज़रा गौर से देखो कि जहाँ जहाँ हमने मेटा टैग देखा है तो एक प्रॉपर्टी है, एक कंटेंट है, एक प्रॉपर्टी है, एक कंटेंट है, ठीक है। नेम है, कंटेंट है, यानी ये लाजमी है, या प्रॉपर्टी और कंटेंट होगा या नेम और कंटेंट होगा, ठीक है। नेम मेटा टैग का नेम होगा और कंटेंट में उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन पाई जाएगी, ठीक है। ये टैग से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ द मेटा टैग, ठीक है। फिर कहते हैं नेम जो है यस वो मैम। स्पेसिफिक ऑफ द मेटा टैग सच एज डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कीवर्ड्स, ऑथर एटसेट्रा, ठीक है। नेम जो है वो हमेशा कीवर्ड होंगे और कंटेंट जो है वो कीवर्ड होना जरूरी नहीं है। स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द मेटा डाटा सच एज पेज डिस्क्रिप्शन और अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। अब कंटेंट के अंदर आप, अब जो कंटेंट है ना उसके अंदर हम कीवर्ड्स लिखते हैं। कीवर्ड्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि हाँ, अगर आपने देखा हो, हम चाहे यूट्यूब पे कुछ सर्च करें, चाहे हम गूगल पे कुछ सर्च करें, उस पे कुछ सर्च करें, चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करें, हमेशा हम कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। कीवर्ड्स से क्या होता है? डाटा एग्जैक्ट निकल के आता है, ठीक है। चांसेस कम हो जाते हैं कि हाँ कोई मिसकंसेप्शन होगी। तो यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं कि हम कंटेंट में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, कीवर्ड्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो उसने कहा कि कैरेक्टर सेट है आपका, ठीक है, कुछ जो कॉमन है ये हमने भी देखा, अभी UTF-8 यूज हो रहा है। फिर नेम अगर डिस्क्रिप्शन है तो उसके अंदर हमने लिख दिया लेटेस्ट टेक न्यूज है, ये ट्यूटोरियल्स हैं। अब लेटेस्ट टेक न्यूज, ट्यूटोरियल्स एंड रिव्यूज ऑन गैजेट्स एंड सॉफ्टवेयर, ये तो एक सेंटेंस बन। अच्छा, तो हम ये अगर लेटेस्ट टेक न्यूज़ इस तरह की हम चीज़ गूगल पे अक्सर सर्च करते रहते हैं। ट्यूटोरियल्स का वर्ड भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिव्यूज़ का वर्ड भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स कॉमन होते हैं ना, हम उनको ट्राई करते हैं कि मेटा के अंदर यूज़ करें, मेटा टैग्स के अंदर यूज़ करें, ठीक है, ताकि जब भी हम कुछ सर्च करें तो उससे रिलेटेड फौरन निकल के आए। अब जब हमने मेटा टैग्स देखा, ठीक है, एक मिनट, तो आपने देखा होगा, ये तो कुछ और सर्च किया था हमने। जब हमने यहाँ मेटा टैग्स इन HTML देखा तो हमारे पास ज्यादातर वर्ड क्या है? मेटा टैग, ठीक है, HTML, मेटा टैग, HTML, इन HTML, सेम वैसी चीज भी निकल के आई है, ठीक है, समझ आइए। यस मैम। तो ये चीज हम कहाँ लिखते हैं? इस कंटेंट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। टैग, गैजेट, मैम आज के सॉफ्टवेयर, लिए इतना काफी नहीं है। जी जी बोले।
मैम बस अब हिम्मत खत्म हो गई है। हाँ, अगर अभी हिम्मत ख़त्म होगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने प्रैक्टिस तो कुछ किया नहीं है, हम सिर्फ 2 चीज़ों को याद देखा, एक मेटा डेटा और एक डॉग टाइप, और एक ये देखा कि फ़ाइल कैसे बनानी है। मैम आप काम बता देना, हम 2 दिनों में करेंगे इंशाल्लाह। इसीलिए तो कह रही हूँ थोड़ा अभी टाइम दे दो ना। अगर आपको लग रहा है लेक्चर कंज्यूम नहीं हो रहा, तो लेक्चर तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो